चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है ज्योमेट्री। हिंदी में से हम बोलते हैं ज्यामिति। और काफी बड़ा टॉपिक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। तो लेट्स सी कि कितने दिन हम इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन अच्छे अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। सभी छोटी छोटी चीजें बताऊंगा। जहां आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना है वहां प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। जहां आपको लगता है कि नहीं इसको बस याद रखो, वहां आप याद रखिए। तो वैसे ज्योमेट्री इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको अगर 2 महीने भी पढ़ाया जाए तो भी ये खत्म ना हो। लेकिन उतना ज्यादा भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना एग्जाम में आता है वो हम आराम से कम समय में कर सकते हैं। बाकी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी प्रमेय इसमें होती हैं। ठीक है। हम्म। ओके, चलिए। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहां पे बेसिकली होता क्या है, आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो इस चैप्टर को हम 5 या 6 टाइप्स में पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो देखेंगे, जो पढ़ने वाले हैं, जैसे आप इसमें जो पढ़ोगे, पहला एक हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और आई थिंक 6 पार्ट्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स, जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सबसे छोटा पॉइंट यही है। इसको पढ़ने के बाद हम ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल के बाद सर्कल देखेंगे, सर्कल के बाद क्वाड्रिलेटरल्स देखेंगे, चतुर्भुज देखेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बहुभुज, पॉलीगन्स को करेंगे, और लास्ट में फिर हम पूरे मिक्स प्लस एक्स्ट्रा प्लस प्रैक्टिस, ये सारा काम आपका रहेगा। तो इस चैप्टर को हम 6 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है। और जैसे थोड़ा बहुत हम पढ़ के उनके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूरे मिक्स्ड होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसके अंदर ट्राइंगल्स के थ्योरम भी लग जाएंगे, त्रिभुज के प्रमेय भी लग जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल भी आ जाएगा, सर्कल भी आ जाएगा, लाइंस एंड एंगल्स भी आ जाएगा। मतलब ये अपने आप में ऐसा नहीं है कि इससे एक क्वेश्चन बनेगा, पूछेंगे एक किसी के बारे में, लेकिन थ्योरम सारी लगेंगी। ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है कि चीजें ज्यादा याद रखनी, फॉर्मूले कुछ नहीं होते हैं, लेकिन नियम आपको याद रखना है कि भाई अगर मैंने कहा कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है ना, ये एंगल इसके बराबर होता है, तो आपको इसका फंडा समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं ये डायग्राम ऐसे बना दूं तो भी समझ में आना चाहिए कि ये इसके बराबर होगा, है ना। तो जो नियम है, जो थ्योरम्स हैं, जो भी आपको सारी चीजें दी गई हैं, वो अगर आपने अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ली तो फिर क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के देंगे, आपसे वो बनेगा। जब भी क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या नियम लगना है। जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा ये तो हमें पता था, यही नियम लगना था क्या। तो इसलिए चीजें बहुत सिंपल है, याद रखने की चीजें ज्यादा हैं, सबके अपने अलग अलग नियम हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपको बस रिवीजन करना है, सारी चीजों को याद रखने की कोशिश करना है, और हम इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। बाकी आप मेरे साथ कितनी मेहनत कर रहे हो, पूरा खेल इस बात पर डिपेंड करेगा, हर बार की तरह। ठीक है। चलिए, तो हम इतने पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। आज हम जो सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहला हमारा पॉइंट है, जिसको हम कहेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स मतलब रेखाएं व कोण। क्या नाम हो जाएगा इसका? रेखाएं व कोण। मैं आपको हर छोटी छोटी चीज बता दूंगा और सारी चीज एक साथ बता दूंगा। आप कहोगे हाँ सर ये हमें पता तो था, लेकिन ये किसी ने ये पूरा नहीं बताया। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, है ना। सारी चीज एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आपको उन सबको ध्यान रखना है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोण के नियम है, सारी चीजें वो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है। तो अब आप फुल स्क्रीन पे करिए और अच्छे से अब मन लगा के यहां पे ध्यान दीजिए। ठीक है। यस, रेडी हैं सब लोग? एक बार मैं देख लूं आप लोग क्या क्या लिख रहे हो। ओके, चलो। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप ये मान लीजिए कि आप इसको जीवन में पहली बार पढ़ रहे हैं। आप ऐसा सोचो ही मत कि आपको कुछ आता है। आप तो मान लो कि कुछ नहीं पता, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है। हाँ, एक सवाल आपका होता है कि ये किन किन परीक्षाओं में आता है।
तो ये जो ज्योमेट्री चैप्टर है, ये बैंक के अलावा आपको जो परीक्षा का नाम याद आ जाए उसमें ये आता है, बस बैंकिंग में ये नहीं आता। इसके अलावा दुनिया के हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, मतलब अलग अलग एग्जाम के नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, है ना। ये पूछा ही जाता है, ये वाला ऐसा चैप्टर है। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर हम आते हैं। पहला, इसका जो ज्योमेट्री की शुरुआत हुई है, उसकी शुरुआत हुई है बिंदु से, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। और इसको जितना छोटा, जैसे मैंने इसको जस्ट यहां पे बनाया, इतना छोटा पॉइंट बनाया है कि आपको ये दिखेगा भी नहीं, और उससे भी छोटा बनाया जा सकता है। भाई ये भी एक बिंदु है, 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 इसको और मैं छोटा कर सकता हूं, मतलब इतना छोटा बनाया जा सकता है कि उसको देखा ना जा सके, है ना। तो ऐसी कोई भी चीज जिसकी ना लंबाई होती हो, ना चौड़ाई होती हो, ना ऊंचाई होती हो, ना मोटाई होती हो, कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं बिंदु, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे बिंदुओं को मिला दिया जाए तो उससे बनती है रेखा, ठीक है, जिसको बोलते हैं लाइन। अगर बहुत सारे बिंदुओं को इकट्ठा कर दिया जाए, मैंने यहां पे बहुत सारे बिंदु इकट्ठे कर दिए और इनको एक क्रम में मैंने जमाया, तो वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी रेखा, ठीक है। बहुत सारे बिंदुओं को जब आपने एक लाइन में जमाया तो वो एक रेखा बन गई, एक लाइन बन गई, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब जो रेखा होती है इसको हमेशा अनंत लिया जाता है, मतलब इसकी शुरुआत कहां से है, इसका अंत कहां पे होगा, हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, है ना। मतलब ये अनंत होती है, ये हमेशा इनफाइनाइट जाती है, ना शुरू ना इसका अंत। लेकिन इसके बाद तीसरी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड को इंग्लिश में बोला जाता है सेगमेंट ऑफ लाइन, सेगमेंट ऑफ लाइन। लाइन और सेगमेंट ऑफ लाइन में डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी रेखा की लंबाई अनंत है ना, कोई ये रेखा है जो अनंत है तो वो रेखा होगी। लेकिन अगर ऐसी रेखा जिस पर एक निश्चित रेखा दी हुई हो, जिसकी लंबाई हमें पता हो, उसे बोलते हैं रेखाखंड, है ना। इस रेखा पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है यह कहलाएगा उसका रेखाखंड। मान लीजिए मैंने कहा कि ए से लेकर बी तक 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी यहां पे रेखाखंड कहलाएगा, और ए बी रेखाखंड का ये बार संकेत होता है, और ए बी रेखाखंड की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ऐसा आपको प्रश्नों में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, ओके। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि आपकी कहलाती है संगामी, ठीक है, संगामी रेखाएं और प्रतिच्छेद रेखाएं, या संगामी प्रतिच्छेद बिंदु पहले ले लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, फिर रेखाओं पे चलेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और इसी से दो चीजें और जुड़ी हुई हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला है संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं, या इसी को हिंदी में बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और इन्हें बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है ना। तो ये होते क्या है, इन दोनों को हम एक ही डायग्राम से समझा सकते हैं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं, है ना, दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को अगर काटती हैं, कितनी भी रेखा हम ले सकते हैं, दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं, तो जिस बिंदु पर ये काटती हैं, ये वाला जो बिंदु है ये कहलाता है आपका प्रतिच्छेदी बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
ठीक है, ये जो बिंदु आप देख रहे हैं जिस पर तीनों का, देखो नाम से जाओ, हिंदी में आप जाओ इंटरसेक्शन इंग्लिश में, और हिंदी में संगम, जहां पर सभी का संगम हो वो संगामी बिंदु हो जाएगा या प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और जब इसी का उल्टा हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को काटें तो उन रेखाओं को आपस में कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगामी रेखाएं। ठीक है, दो या दो से अधिक लाइन जब एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगामी रेखाएं, और जिस बिंदु पर वो मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। इतना क्लियर है? इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो इसके आगे बढ़े। लाइंस के और दो प्रकार होते हैं। फिर अगला प्रकार होता है आपका समांतर रेखाएं या समानांतर रेखाएं, या समांतर कोई दिक्कत नहीं है, समानांतर रेखाएं है ना। चलो समानांतर रेखाएं या समांतर भी बोल सकते हैं। समानांतर रेखाएं जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इसी के बाद 7वें नंबर पे आ जाएगा हमारा तिर्यक रेखा। क्या आ जाएगा? तिर्यक रेखा। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। ट्रांसवर्जल लाइन। नाउ ये दोनों क्या होते हैं तो सुनिए। समानांतर रेखाएं नाम से स्पष्ट है, जिन दो रेखाओं के बीच का अंतर हमेशा समान होगा, डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा, उन्हें हम समानांतर रेखाएं बोलेंगे। तो ये एक रेखा है ए बी, है ना, और ये एक दूसरी रेखा है सी डी। समानांतर को इस तरीके से दिखाया जाता है, ये जो मैंने बनाया ना, इसको बोलेंगे समानांतर, कि भाई ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है। और इसको लिखा कैसे जाता है, तो ए बी समानांतर है सी डी के। आपको अगर ऐसा लिखा मिले मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के समानांतर है। और अगर कोई रेखा इन्हें इस तरीके से काट दे तो इसे हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्जल लाइन, है ना। दो समानांतर रेखाओं को अगर इस तरीके से कोई रेखा काट दे तो उसको हम बोलेंगे तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्जल लाइन। इतना समझ गए आप, है ना। तो क्या क्या मैंने आपसे कहा, इसके बाद हम कोण की तरफ मूव करेंगे। हमने पहले सीखा कि उत्पत्ति कहां से हुई है, तो उत्पत्ति हुई है इसकी बिंदु से। बहुत सारे बिंदु को इकट्ठा कर दो, लाइन बनती है। लाइन अनंत होती है। निश्चित रेखा की लंबाई जो होगी, निश्चित लंबाई की जो रेखा होगी उसको रेखाखंड बोलेंगे, है ना, सेगमेंट ऑफ लाइन बोलेंगे। फिर हमने आगे सीखा संगामी रेखाएं और प्रतिच्छेद बिंदु, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड कॉन्करेंट लाइंस क्या होते हैं। देन हमने सीखा ये दो चीजें। तो अभी तक आपको मैंने नया कुछ नहीं बताया है, ये सब आप पहले से जानते थे, इसमें नया कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ देखो सब बताएंगे, आप बस शांति रखो और देखते चलो आप बस साथ में। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा आएगा पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 क्या है, यहां से अब चालू होती है किरण, है ना। सारी जो है ना, मतलब सारी हीरोइन किरण, बिंदु, रेखा और सब यहां आ जाएंगी। ठीक है, किरण को इंग्लिश में बोला जाता है रे। ठीक है, रेज, है ना। किरण मतलब क्या हो जाता है, रेज लिख देता हूं मैं। अब किरण और रेखा में क्या अंतर है ठीक है, तो किरण और रेखा में यह अंतर होता है कि किरण का आपको उत्पत्ति बिंदु, है ना, मतलब इसका ओरिजिन पॉइंट पता होता है। ठीक है, इसका अंत निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका ओरिजिन पॉइंट हमें पता होता है कि ये स्टार्ट कहां से हुआ है ना। ये डिफरेंस होता है किरण में और रेखा में। अंत अनंत है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट इसका स्पष्ट होता है। और इससे निकल के आया है आपका कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल। ठीक है, एंगल हमेशा क्या होगा, दो किरणों के बीच में बनेगा, है ना। ये एक उत्पत्ति बिंदु है, यहां से एक रेखा इधर गई, एक रेखा इधर गई, इन दोनों के बीच में हमेशा बनता है ये थीटा, मतलब इसको बोलते हैं कोण। ठीक है, देखो चीज बहुत बारीक है, कोई एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये चीजें हमें पता ही नहीं होती कई बार कि ऐसा भी होता है भाई, किरण और रेखा में भी अंतर होता है, ये कई बच्चों को नहीं मालूम होता है ना। तो दो किरणों के बीच में जो बनता है वहां पे आपका बनता है एंगल, मतलब कोण।
इतना ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। पॉइंट नंबर आपका 10 है। 10 हम ले लेते हैं, या अगले पे मैं लेता हूं, जगह कम पड़ेगी। 10वां हमारा, अब 3 प्रकार के कोण आएंगे। सबसे पहले एक को बोलेंगे न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा एक्यूट एंगल। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। इसके बाद दूसरा आएगा आपका समकोण। समकोण मतलब राइट एंगल। राइट एंगल। और इसके बाद आपका तीसरा आएगा अधिक कोण। अधिक कोण, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं तीनों, इस पर चर्चा करते हैं। तो सुनिएगा, न्यून कोण मतलब ऐसा कोण जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो, ठीक है, 0 से बड़ा हो, लेकिन 90 अंश से छोटा हो। ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 अंश से छोटा हो, इसलिए इसको कहा जाता है न्यून कोण। जैसे ये आपका हमने बना दिया भाई, ये स्ट्रेट तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण। अब समकोण क्या होगा, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, इसको हम समकोण कहेंगे। ये आप जानते ही हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हमने यही सब करा है, हाइट एंड डिस्टेंस में। और अगर 90 डिग्री से ज्यादा, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यहां पे अधिक कोण। इतनी बात आ रही है समझ में? हम्म, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बना देंगे इस प्रकार से, और ये जो एंगल आपका बनेगा, ये आपका कहलाएगा अधिक कोण। ठीक है, साइन उल्टे लगा दिए क्या मैंने? जीरो से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ऐसे बनेगा ना ये तो। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, ऐसा करेंगे इसको हम। ठीक है, ओके, ठीक है। ये 3 आपके एंगल्स हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली हम बात करते हैं जिसका नाम है पॉइंट नंबर 13। एक आएगा आपका सरल कोण, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट एंगल। और दूसरा होता है आपका रिजु कोण। रिजु कोण, जिसे हम कहेंगे, एक और नाम होता है इसका बृहत्त कोण। और दोनों का इंग्लिश में मतलब होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। अब ये दोनों क्या होते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है यहां तक? हम्म, हाँ। सरल कोण और अरे यार, एक सेकेंड, रिजु कोण इसी को बोलेंगे ना, इसको रिजु कोण भी बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल का एक ही नाम है बृहत्त कोण, सॉरी, इसको आप बृहत्त कोण करिए। और इसको हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं वाय कोण। अभी आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, है ना। देखो, स्ट्रेट एंगल या रिजु कोण मतलब ये एक रेखा है, ये इस पर कोई बिंदु है, तो ये जो आपका कोण बन रहा है, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, सरल रेखा पर जो कोण बन रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सरल कोण कहेंगे। जैसे कई बार हम लेते हैं, ये मैंने एक लिया और ये, तो ये जो आपका कोण बनेगा ये 180 डिग्री, ये जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री, है ना। फिर आपका ये जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री, तो ये सब क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। मतलब इनको हम कहेंगे सरल कोण या रिजु कोण। ठीक है, लेकिन बृहत्त कोण क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, तो आप एक बात फिर से समझिएगा। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, है ना।
ये आपका बन गया थीटा। मैं आपसे पूछूंगा कि इसका रिफ्लेक्स एंगल बताइए, तो आप इसको यहां से शुरू करके यहां खत्म करोगे। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, ये हमेशा पता है कितना होता है? ये होता है 360 डिग्री माइनस थीटा। कितना होता है? 360 डिग्री माइनस थीटा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अंदर वाला कोण अगर 60 डिग्री का होगा, तो बाहर वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 300 डिग्री का। तो ये जो बाहर की तरफ आपका कोण बन रहा है, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल, या आपका क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। समझ गए? थीटा, तो बाहर वाला जो एंगल होगा वो होगा आपका 360 माइनस थीटा। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली हम चर्चा कर लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो कि आप भली भांति जानते होंगे बहुत अच्छे से। क्या होते हैं ये दो लाइंस हैं जिन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार ये जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। आमने सामने के जो एंगल्स बनते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आमने सामने के कोण, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अब दो हमारे फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 15 हो गया ना, 16। 16 पे हम ले लेंगे अब हमारे जो दो कोण हैं, एक को बोलेंगे पूरक कोण। पूरक कोण, जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये हमने लास्ट टॉपिक में भी बात करी थी, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। और दूसरा आपका आएगा इसी में संपूरक कोण। दूसरा क्या आएगा आपका? संपूरक कोण, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, और बहुत ही आसान परिभाषा इन दोनों की। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उन्हें हम पूरक कोण बोलते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उन्हें हम संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे ये हमने बनाया, ये आपका इधर चला गया, और इसने यहां पे दो एंगल्स को बेसिकली क्या कर दिया? काट दिया। तो एक θ1 होगा, एक θ2 होगा। इनका योग 90 डिग्री होगा, लेकिन इसी को जब हम इससे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपका मान लीजिए ये एक लाइन यहां हमने बना दी, ठीक है, और यहां पे आपका इस तरीके का कोण बन गया। ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया। ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। ठीक है, एक चीज आपको और मैं यहां पे बताना चाहता हूं, वो ये, पूरक कोण का एक और नाम होता है, वो होता है रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण, इंग्लिश में लीनियर लाइन एंगल। रेखिक युग्म कोण, लीनियर लाइन एंगल, या पेयर एंगल भी बोल, पेयर आएगा, युग्म पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ये दो चीजें आप और याद रखिएगा। बताओ यहां तक ठीक है सारे पॉइंट्स? यस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अब क्या बचा हमारा? इसके बाद बचा है एक और इंपॉर्टेंट, एकांतर कोण। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको मैंने लास्ट में भी एक्सप्लेन किया था, जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल, अब ये क्या होते हैं? तो ये आपने बनाया इस प्रकार से, Z कभी भी अगर बना, मतलब दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, दो समानांतर रेखाएं हैं,
और इनके बीच में ये क्या है, ये एक तिर्यक रेखा है, एक ट्रांसवर्जल लाइन है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्जल लाइन है। तो इनके बीच में जो कोण बनता है ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। और ये कितने भी प्रकार से बन सकता है ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे एक ये भी हो सकता है, तो ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये ध्यान रखना। उल्टा हम बना सकते हैं, इसको हम इस तरीके का भी बना सकते हैं, ये जो थीटा होगा ये इसके बराबर होगा। मेन चीज क्या होती है कि आप डायग्राम्स पे हमेशा नजर रखें, और डायग्राम के साथ साथ आपको क्या चीज पे ध्यान देना है, कंसेप्ट, है ना, कि ये यहां पे कोई भी चीज सीधी सीधी आपको नहीं देंगे। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको ऐसा ही दिखाई देगा, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको किसी ना किसी प्रकार से दिया जाएगा। हम्म, बताइए यहां तक समझ में आ गया? तो हमने सबसे पहले बात करी बिंदु, रेखा, रेखाखंड क्या होता है, फिर हमने बात करी प्रतिच्छेद बिंदु और संगामी रेखाएं क्या होती हैं, फिर बात करी समानांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन, फिर हमने बात करी किरण और कोण क्या होते हैं, फिर कोण की शुरुआत हुई यहां से, तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। उसके बाद हमने देखा सरल कोण, रिजु कोण एक ही बात है, बृहत्त कोण, शीर्षाभिमुख कोण, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको इनका यूज समझ में आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सर समझ में तो आ गया है, दिख तो रहा है, लेकिन याद कैसे रखें। जब क्वेश्चंस आएंगे तो सब आपको याद होगा, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, ठीक है। फिर हमने देखे पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड ऑल्टरनेट एंगल। इतनी चर्चा हमने यहां तक करी है। किसी को कोई भी दिक्कत हो, अभी और बचा है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बचा है, लेकिन यहां तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, बाकी देखो चीजें और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो ज्यादा आपके लिए जरूरी है वो हमें बस यहां पे ध्यान रखना है। बाकी होने को तो बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सब समझ में आ गया? ओके, चलो प्रिंस एक बार बता देंगे यार, कई बार क्या होता है कुछ कुछ के नाम इंग्लिश में पता होते हैं, तो बता देंगे आपको उसको, ठीक है, उसकी चिंता मत करो आप, कल बता दूंगा मैं, ठीक है। चलिए अब एक फाइनल समरी बना लेते हैं जल्दी से, इसको हम देखेंगे। तो मान लीजिए कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन हो गई, और ये एक आपकी तिर्यक रेखा हो गई। सबको हम नंबरिंग कर देते हैं। तो ये आपका एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पे अगर मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूं कि यहां पे बताइए शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से, एक रिवीजन हो जाएगा और आपको दो तीन नई चीजें यहां सीखने को मिलेगी। शीर्षाभिमुख कोण या कहा जाए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से यहां पर होने वाले हैं, तो आप बता सकते हो क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहां पे कौन कौन से होंगे? हम्म, ठीक है, तो देखो जो आमने सामने होंगे, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, इसी प्रकार 5 बराबर होगा 7 के, और आपका 6 बराबर होगा 8 के। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये हमारे हो जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब हम बात करते हैं दूसरा, यहां पे एकांतर कोण की।
ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये तो आपको पता है। कौन कौन से आपको यहां पे सीधे सीधे दिख रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। तो आप अगर देखेंगे हमेशा Z देखा करो, एकांतर कोण सुना मतलब Z देखा करो। तो ये आपको एक दिख रहा है, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के, और उल्टा Z भी तो बन सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा Z भी तो बन सकता है ना। तो यहां पे 4 किसके बराबर होगा, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के। ये दोनों तो आपको आसानी से दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद जो एक नया आपको सीखना है वो है, नया तो नहीं मतलब संपूरक कोण। ये तो आप जानते हो कि संपूरक कोण मतलब इंग्लिश में होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ये कौन कौन से होंगे यहां पर, तो सुनिए। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, जिनका योग 180 हो। एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्या ये 180 होगा, यस। एंगल 2 प्लस एंगल 3, यस। एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा जरूर। एंगल 4 प्लस एंगल 1, ये 180 होगा। इसी प्रकार से आप आगे और भी बना सकते हो, है ना। इसी प्रकार से इनके भी 4 कॉम्बो बन जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको जो खास चीज बताने वाला हूं वो ये कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी 180 डिग्री होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री होगा। यह भी ध्यान रखना, है ना। मतलब इसको हम बोलते हैं अंतः अंतः कोण। मतलब ये जो एक दो समानांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक तरफ जो दोनों कोण बनते हैं, इन्हें हम बोलते हैं संपूरक कोण। इनका योग हमेशा 180 होता है। एंगल 3 और एंगल 6 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनका सम, इनका योग 180 होगा। एंगल 4 एंगल 5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इनका टोटल 180 डिग्री होगा। यह भी संपूरक कोण है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट हम देख लेते हैं इसी में, नेक्स्ट आपका है संगत कोण। संगत कोण जिसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, अब ये क्या होंगे यहां पे, ये बहुत आसान है। जो सेम पोजीशन पर होंगे, जैसे 1 और 5, ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। एंगल 1 इक्वल में एंगल 5, 6 और 2, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, 7 और 3, एंगल 3 इक्वल में एंगल 7, 8 और 4, एंगल 4 इक्वल में एंगल 8। इन्हें हम कहेंगे संगत कोण, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ, एकांतर अंतःकोण बिल्कुल बोल सकते हैं। बताओ, इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, इसके बाद हम सीधे अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। हाँ, बिल्कुल, इनमें और भी बहुत सारे रिलेशन निकल सकते हैं। तो बाकी फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम करेंगे, ये सारी डायरेक्ट चीजें, बाकी इनडायरेक्ट तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, वो सब हम आगे ध्यान से समझते चलेंगे। हम्म, ठीक है। फोर्थ वाले में कुछ नहीं है, लाइन के ऊपर 1 तो ये 5, 1 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 6, लाइन के नीचे 3, लाइन के नीचे 7, ये दोनों बराबर, 4 और 8 ये आपस में बराबर। ये आपको मैंने बताया करस्पॉन्डिंग, संगत है ना। हाँ, एंगल 3 एंड 6 का कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपसे कहा गया है, मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला जो एंगल है ये 55 है, सॉरी 55 नहीं है,
ये वाला एंगल आपसे कहा जाए कि ये 120 है, तो बताइए ये कितना होगा। तो आप याद रखिए इन दोनों का सम जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 होता है। तो 180 में से अगर ये 120 है तो नीचे वाला कितना होगा, 60 होगा। सेम यही बात मैंने यहां कही। मान लीजिए ये वाला 100 है तो ये वाला कितना होगा, 80 होगा। इनको हम बोलेंगे संपूरक कोण। इनका जो अंतर की तरफ जो कोण बन रहे हैं, अंतः कोण जो है, इनका योग हमेशा 180 होगा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम बाकी चीजें प्रश्नों से सीखेंगे, चीजें और हैं बताने को। फिलहाल हम रुक के थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। जितना हमने अपने दिमाग में अभी भरा है उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें, फिर आगे हम और चीजें समझेंगे। यही चीजें करनी इस पूरे चैप्टर में, है ना। तो मुझे बता दो जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आप कहें तो थोड़ा सा डायग्राम को और बड़ा कर देते हैं। डायग्राम को ध्यान से देखिए, फिर बात करते हैं। आपसे पूछा है एनएमएस, ओके। दिख रहा है ना, क्लियर। यस अभिषेक। देखिए, मैं इसको यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, आप सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। ये हमारी दो पैरेलल लाइंस हो गई। अल्टीमेटली ये ऐसी लाइन बनी है तो ये ट्रांसवर्जल लाइन ही हुई ना, है ना। ये देखो ये जेड ही तो बनेगा, और इसको आपने यहां बना दिया, इसको आपने यहां बना दिया, राइट। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये डेफिनेटली ट्रांसवर्जल तिर्यक रेखा हो जाएगी। हालांकि ये वाला आपका 55 डिग्री है, ये वाला एंगल आपका 47 डिग्री है। तो क्या आप, अच्छा और कौन सा दिया हुआ है, ये वाला आपका 67 डिग्री है, और ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे आप सबसे पहले एक बात बताइए कि ये टोटल 180 डिग्री होता है ना। ये टोटल आपका 180 डिग्री होता है। उसमें से अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो क्या मुझे अंदर वाला ट्राइंगल के अंदर का एंगल मिल जाएगा। तो 5 + 7 12 का 2 कैरी 1, और ये हो जाएगा 110। तो ये आ जाएगा आपका 78 डिग्री, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि ये जो अंदर बन रहा है ना, ये 78 डिग्री है। अब इस वाले ट्राइंगल में ये 78 है, ये 67 है, तो ये कितना होगा। ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं बस, है ना। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम भी 180 होता है। उसमें से 78 और 67 को हम माइनस करेंगे। 8 + 7 15 का 5 कैरी 1, 6 7 13 + 1 14। 14 आप इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 35 डिग्री। मतलब ये जो अंदर की तरफ बन रहा है ना, इसकी बात मैं कर रहा हूं, ये 35 है। अब सबसे खास बात देखेंगे आप, आपको पता है कि ऑल्टरनेट एंगल कैसे काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर ये पूरा 55 है तो क्या ये पूरा भी 55 होगा। ये अगर 55 है तो ये 55 होगा, ठीक है। ये 55 तो ये पूरा 55। लेकिन इस 55 में से अंदर की तरफ अगर 35 बन रहा है तो बाहर की तरफ क्या 20 डिग्री बनेगा। तो आपका जो एंगल एन एम एस है वो कितने अंश का होगा, 20 डिग्री का होगा। ये आपका आंसर आएगा। 20 डिग्री, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया समझ में। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा। इन दोनों का ये टोटल 180 होता है। 180 में से 55 + 47 गया, 78 आ गया। त्रिभुज के तीनों जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं, उनका टोटल 180 होता है। उसमें से इन दोनों को माइनस करा तो ये 35 आ गया।
फिर आपको पता है कि ये टोटल 55 है, तो ये पूरा 55 होगा, उसमें से अंदर की तरफ 35 है, तो बाहर की तरफ जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री का होगा। ये आपका आंसर है। ठीक है। चलिए फिर इसको करते हैं। जितनी चीजें आपको सिखाई हैं सब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो कोशिश करिए करने की, फिर तो मैं बताऊंगा ही आपको। गुड। आपसे एक्स और वाई पूछा है, तो आइए समझते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, फिर भी मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखो, ये आपका जेड है, ठीक है, और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, ये आपसे क्लियरली कहा गया है। ये वाला अगर 55 है, तो ये पूरा भी कितना होगा, ये पूरा भी 55 होगा। लेकिन यहां से एक लाइन गई हुई है कुछ इस प्रकार की, और फिर वो भी एक इनके पैरेलल हो गई है। अब ये टोटल 55 है, उसमें से अगर अंदर इधर वाला 25 है, तो 55 में से अगर आपने 25 माइनस किया, तो ये x है, जो कितना आएगा 30 डिग्री। तो x का आंसर आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब निकालना है y। तो आप यहां थोड़ा सा सोचिए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, है ना, और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और अगर दो पैरेलल लाइंस में ये वाले जो दोनों एंगल्स होते हैं, ये दोनों का सम 180 होता है, दोनों का योग 180 होता है ना। तो 180 में से अगर एक एंगल 25 है, तो दूसरा वाला कितने का होगा। सो 180 में से आपका 25 गया, तो जो y बन रहा है वो बन रहा है 155 का। सो 30 और 155, सी आपका आंसर आएगा। एकदम आसान। बोलो, आया समझ में। ठीक है ना। ये 55 है, तो ये पूरा 55, 55 में से 25 गया, 30 बचा। फिर ये दोनों आपके, अच्छा ये कौन सा कोण है, ये आपके संपूरक कोण है। संपूरक मतलब आपका सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। तो सप्लीमेंट्री अंदर की तरफ दोनों कोण बन रहे हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूं, याद भी दिला देता हूं, है ना। ये मैंने आपको बताया था, संपूरक सप्लीमेंट्री, ये जो एंगल्स होते हैं ये हमेशा 180 होते हैं। वही कंसेप्ट हमने यहां पे लगाया है। 180 में से एक आपको 25 गिवन है, तो दूसरा कितना आएगा 155। नेक्स्ट, इसको करिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, सब एक दूसरे के पैरेलल है। क्यू आर एस वाला एंगल आपको बताना है।
कोई बात नहीं शिवानी, सिर्फ आपको हर दिन रिवीजन करना है। आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो या ना हो, आप सीख जाओगे, मैथ्स वालों को टक्कर दे दोगे। ठीक है, बस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने हैं। हम्म, देखिए, आप मुझे बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और ये ऐसा है तो इन दोनों का सम 180 होगा क्या? तो 180 में से अगर ये 110 है तो ये वाला आपका 70 डिग्री होगा। इसी प्रकार ये भी पैरेलल लाइंस के बीच में है तो ये 130 है। तो 180 माइनस 130, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 50 आ जाएगा। फिर आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन में इनका टोटल 180 होता है। अब 180 में से 70 और 50, तो 180 में से 70 प्लस 50, 120 आपका गया, तो कितना आ जाएगा? 60। मतलब ये जो बीच में बन रहा है, ये वाला जो एंगल है, ये कितने डिग्री का होगा? 60 का। ये आपका सही आंसर है। गुड विकास। बढ़े आगे, करिए इसको। ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा अजय। ओके, देखिए, आप इसको सबसे पहले तो आगे बढ़ा दो, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा? अगर ये 100 है तो अंदर आ जाएगा 80, है ना। और आपको मैंने बताया था संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सारे ऑल्टरनेट भी हम लगा सकते हैं। अगर इस लाइन के नीचे 120 है तो ये भी आपका 120 होगा, और अगर ये 120 है तो अंदर कितना बनेगा? अंदर 60 बनेगा। अब आपके पास ट्राइंगल के तीन एंगल्स में से ये वाला अगर 80 है, ये वाला अगर 60 है, तो ये वाला क्या होगा? तो अब तो कोई सा भी छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि ये वाला जो है आपका 40 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स का सम है वो कितना होगा? 180। 180 में से 80 प्लस 60, 140 गया, 40 डिग्री आपका आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है ना। आप ऑल्टरनेट भी लगा सकते हो, ये 120 है तो यहां 120, बचा हुआ 60, वो भी ठीक है, उससे भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट।
ओके, देखो क्या कर सकते हैं हम यहां पर। ये हो गई आपके पास दो लाइंस। अच्छा, यहां पे एक चीज मेंशन करी है कि नहीं, एफ ए बी बी ई। अच्छा हाँ, मेंशन करा है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, मेंशन करा है। ठीक है, तो एक तो ये आपकी ए बी हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई। ये मिल गया यहां पे, ये मिल गया यहां पे, और इसको हमने मिला दिया यहां पे। ठीक है, फिर ये आपका हो गया 50 डिग्री, ये आपका हो गया 60 डिग्री। तो ये आप समझ ही रहे होंगे भली भांति कि ये वाला जो एंगल होगा 60 + 50, 110, तो बचा आपका ये 70 डिग्री। ठीक है, और अगर ये 70 डिग्री है तो ये 110 होगा। क्यों, सोचो जरा। ये एक लाइन आ रही है, ये एक लाइन आ रही है, और बीच में ये एक लाइन कैंसिल कर रही है। और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका सम, इनका योग कितना आएगा, 180। अगर ये वाला 70 है तो बताओ ये वाला कितना आएगा, 110 ही तो आएगा। तो 110 आपका एकदम सही आंसर है, 110। बोलिए, क्लियर है। के और एल एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए डिग्री प्लस बी डिग्री क्या होगा। हम्म अगर फंडा क्लियर है तो आप यूं ही बता सकते हो कि इसका आंसर 45 डिग्री आएगा। कैसे, आप यहां पे सोचिए कि ये पैरेलल है इन दोनों के, इन्हीं के पैरेलल हम एक और लाइन बना देते हैं, है ना। तो यहां पे ये ऑल्टरनेट लग जाएगा क्या, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो आपके 45 डिग्री के बराबर है। तो आप वैसे ही बता सकते थे कि आंसर कितना आएगा, 45 डिग्री। बिल्कुल सही। ऑल्टरनेट लग गया ना, एकांतर क्रम, एकांतर कोण लग गया। ठीक है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये पूरा क्या है, ये पूरा 45 डिग्री है। तो ए प्लस बी कितना होगा, 45 डिग्री तो होगा। नेक्स्ट।
ऐसा कुछ आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। पैरेलल मतलब समानांतर आरती, बराबर नहीं, बराबर को इंग्लिश में इक्वल बोलते हैं। ठीक है, यहां पे इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसा चल रहा है। ये एक दूसरे के पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल, ये आपसे कहा गया है। फिर आपसे कहा है कि ये वाला एंगल 138 है, तो ये वाला क्या होगा। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो कि ये पूरा अगर 180 होता है, उसमें से अगर एक तरफ 138 हो गया तो दूसरी तरफ क्या होगा, ये आपका 42 होगा, आया ना। ये 138 है तो ये कितना होगा, 42 होगा। ठीक है, अब आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये एक Z बन रहा है, ये एक Z बन रहा है। ठीक है, और Z के केस में क्या होता है कि अगर ये 42 है तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी आपका 42 ही होगा। और ध्यान से देखो तो ये फिर एक Z बन रहा है, ये दोनों के पैरेलल में ये है, तो ये अगर 42 है तो ये वाला भी 42 होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है 42 डिग्री। बोलो समझ में आया, देखो कितना आसान है। ये 138 तो ये 42, ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो रहे हैं, तो ये 42 तो ये 42, फिर ये दोनों भी एक दूसरे के ऑल्टरनेट हो रहे हैं, तो ये 42 तो ये भी 42, ये 42 तो ये, बस आंसर आ गया आपका 42। सी आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेंगे, इसके आगे और भी क्वेश्चन है, इसके आगे आप मान के चलिए 6-7 क्वेश्चंस और होंगे, फिर अपना ये लाइंस एंड एंगल्स वाला टॉपिक एंड होगा। देन हम कल से स्टार्ट करेंगे, अगर हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए तो ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, वो हम नेक्स्ट करेंगे। तो ये 4-5 क्वेश्चंस आप करिए। पहले एक बार आपको पूरा रिवीजन करना है जितना भी आपने पढ़ा है, फिर इनको करके देखिए, फिर हम कल इनको करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो आपको एक बार रिवीजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। बाकी उम्मीद है मजा आया होगा और नया आपको कुछ ना कुछ तो आज सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं कल, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।